गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल के अध्याय में आप लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी अकाउंटिंग की। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कल हम लोगों ने सीखा था ऑनर तक। अब आगे अगला टर्म है, अगला शब्द है आपका आहरण, ड्राइंग्स। आहरण, जब व्यापार का स्वामी समय समय पर अपने व्यापार से अपने स्वयं के खर्च के लिए या अपने परिवार के खर्च के लिए व्यापार से या अपनी दुकान से कोई वस्तु या सामान या रुपया निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। जैसे जनरल स्टोर का मालिक अपने डेली खर्च के लिए अपनी दुकान से कोई सामग्री निकालता है तो वो ड्राइंग्स में आता है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जनरल स्टोर की और आपने 50 रुपये का सामान अपने निजी खर्च के लिए उसमें से निकाल लिया, तो वो 50 रुपये जो हैं वो विक्रय में न जाके आपके ड्राइंग में आएंगे, यानी 50 रुपये आपका आहरण किया है। अगला वो शब्द है परचेज। परचेज यानी क्रय। क्रय वो चीज़ होती है व्यापार में आप कोई सामान पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं तो वो चीज़ क्रय कहलाती है। यानी कि व्यापार में पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। ये माल नगद या उधार भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वही सामान क्रय में गिना जाता है जो दोबारा बेचा जाए। जैसे मान लीजिए आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान है और आपने कुछ दवाइयाँ खरीदी हैं और कुछ फर्नीचर खरीदा है। चूँकि दवाइयों को आप दोबारा विक्रय करेंगे तो दवाइयाँ आपकी परचेज के अंतर्गत आएंगी, लेकिन फर्नीचर को आप बिक्री नहीं करेंगे। फर्नीचर आप अपनी शॉप पे लगाएंगे तो वो फर्नीचर क्रय में नहीं आएगा। तो जो सामान आप व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से खरीदेंगे वही सामान परचेज कहलाएगा। परचेज के बाद अगला शब्द आता है सेल्स। सेल्स यानी विक्रय। हम व्यापार में जो माल बेचते हैं उसे सेल कहा जाता है। जो माल नगद बेचा जाता है कैश सेल कहलाता है, तथा जो माल उधार बेचा जाता है उसे क्रेडिट सेल कहा जाता है। और नगद और उधार दोनों माल विक्रय होने के पश्चात दोनों को जोड़ के जो विक्रय होता है वो टोटल टर्नओवर कहलाता है। टर्नओवर जो नगद और उधार दोनों, मान लीजिए आज की दुकान पे हमारी जो विक्रय हुआ या हमारी कंपनी में जो आज सेल्स हुई है, कैश हमने 50,000 बेचा है और 20,000 उधार दिया है, तो टोटल हमारा टर्नओवर कितना हुआ? 70,000 का। अगला शब्द है परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। क्रय वापसी जब व्यापार में खरीदे गए माल से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस आ जाता है, वहाँ पर परचेज रिटर्न होता है। ये विभिन्न कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे माल खराब हुआ या माल जब यहाँ से गया तो माल में डिफेक्ट आ गई या माल रास्ते में टूट गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो जो माल वापस आता है वो परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे आपने मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस से कोई सामान आपने 50,000 का खरीदा, लेकिन 2,000 रुपये का सामान आपको वापस करना पड़ा, वो सामान टूट गया या जो भी हुआ, तो वो सामान परचेज रिटर्न कहलाएगा। उसके बाद आते हैं अगला शब्द है सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। विक्रय वापसी जब बेचा हुआ माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से वापस आता है तो वहाँ पे सेल्स रिटर्न कहलाता है। आप किसी को कोई सामान बेचते हैं या कोई व्यापारी अपना सामान बेचता है,
उस बेचने के बाद उसमें से अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी आपको उसी सामान से कुछ भाग वापस करता है, मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपये का सामान बेचा और वो दोबारा 500 रुपये का आपको वापस करने का आ गया, तो वो 500 रुपये का सामान सेल्स रिटर्न कहलाएगा। जो सामान वापस आता है वो सेल्स रिटर्न। अगला शब्द है एसेट्स यानी संपत्ति। संपत्ति व्यापार में सामान वस्तुएं या व्यापार को संचालन में जो आवश्यक होती हैं संपत्ति कहलाती हैं। यानी कि व्यापार को सही ढंग से संचालित करने के लिए जिन चीज़ों को आपको आवश्यकताएं होती हैं वो संपत्ति आती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट यानी कि चल स्थायी संपत्ति। चल स्थायी संपत्ति कौन सी होती हैं? ये वह संपत्ति होती हैं जिन्हें व्यापार चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं। इन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, साथ ही साथ इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ये संपत्ति व्यापार के आय को बढ़ाने में बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं। यानी जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं ये व्यापार की आय बढ़ाने में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं और इनका उपयोग हम बार बार करते हैं। जैसे फर्नीचर हुआ, दुकानें हुई या भवन हुआ या दुकान के लिए हमने मशीनें खरीदी, तो ऐसी संपत्ति जिनको हम लंबे समय तक यानी ज़्यादा समय तक यूज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं वो हमारे स्थायी संपत्ति होती हैं। दूसरा है करंट एसेट यानी चल अस्थायी संपत्ति। ये वह संपत्ति हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। यानी कि व्यापार में एक समान समय तक एकमुश्त ये संपत्ति बराबर नहीं रहती। जैसे बैंक में जमा धन, रोकड़, स्टॉक, यानी वो सभी संपत्ति जो आसानी से नकदी में परिवर्तित की जा सकती हैं वह आपकी चल संपत्ति कहलाती हैं। ये समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे आपका पैसा बैंक में जमा है तो जरूरत पड़ने पे आप बैंक से निकाल लेंगे, या आपके पास स्टॉक है, जैसे जैसे विक्रय होता गया वो स्टॉक कम होता गया, तो ये वह संपत्ति आती हैं जो बराबर नहीं रहती हैं। अगला है स्टॉक यानी रहतिया। रहतिया किसी भी व्यापार में वर्तमान में मौजूद व्यापारी के पास सामान स्टॉक कहलाता है। यानी आपके व्यापार में इस समय जो भी सामान मौजूद है जिसकी आप बिक्री करते हैं वो स्टॉक है, आपके पास उपलब्ध स्टॉक है। ये ओपनिंग और स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो होते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। फाइनेंशियल ईयर सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 31 मार्च की लास्ट में यानी 31 मार्च की 12 बजे आपके पास जो सामान बचा हुआ होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वही सामान या वही माल अगले सुबह ओपन फाइनेंशियल ईयर पे जिस दिन से ओपन होता है 1 तारीख को वो सामान या स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक में काउंट होता है। यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन जो सामान आपका माल बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक, और फाइनेंशियल ईयर के ओपन दिन यानी फर्स्ट दिन जो सामान आपका बचा हुआ होता है वही सामान ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अगला शब्द है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी दायित्व। दायित्व क्या होता है? दायित्व वो ऋण जो व्यापार में अन्य व्यक्तियों या अपने स्थायी या अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व कहलाते हैं। यानी व्यापार जो अपने स्वामी के प्रति ऋण चुकाना होता है वो दायित्व कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म या स्थायी दायित्व, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी, चालू स्थायी। लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या होते हैं?
ये दायित्व वे होते हैं जो 1 साल की अवधि में या उससे अधिक अवधि में या व्यापार की समाप्ति तक चुकाने होते हैं। लॉन्ग टर्म जैसा कि नाम है, लंबे समय तक जो ऋण हम जो व्यापार अपने ऋण चुकाए, जो व्यापार या व्यापारी लंबे समय के लिए ऋण लेता है वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। जैसे आपने दुकान ओपन करने के लिए किसी से 2 साल के अंतर चुकाने, 2 साल के लिए फर्नीचर लिया या कुछ पैसे उधार लेके हम ये पैसे 2 साल में चुका देंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हुआ। एक फिक्स टर्म है, आपने वो लोन 2 साल के लिए लिया है, या आपने ऐसा ले लिया कि जब हम बिजनेस समाप्त करेंगे तब आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दूसरा है चालू दायित्व यानी शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज। ये वे लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर ही चुकानी होती हैं। जैसे आप किसी से व्यापार में या जहाँ से आप सामान लेते हैं या कच्चा माल लेते हैं, तो वहाँ से आप सामान ले आए कि नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो सामान जो इस बार का लिया इसका पैसा दे देंगे, अगली बार लेंगे उसका दे देंगे। इस तरह की जो प्रोसेस होती है डेली रूटीन में, आप सामान लाए, कैश लाए, कल उधार ले लिया, फिर अगली बार गए तो उसको दे दिया, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जो आप 1 साल के अंदर ही चुकाएंगे। या जैसे आपने फिक्स कर लिया कि हम 2 महीने बाद आपको ये पैसा चुका देंगे, ये लायबिलिटीज जो साल के अंतर्गत 1 साल के अंदर ही आपको चुकानी होती है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कुछ और शब्दावली के साथ कल हम आपको फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को देखिए, घर पे रहिए सुरक्षा के साथ। धन्यवाद।